गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या बच्चे लोगों, कैसे हैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑडिट विद जयेश भंडारी पर। और बच्चे लोगों, एमसीक्यू सीरीज सीए इंटरमीडिएट मे 21 एग्जामिनेशन पे हमारी बात चल रही थी। हालांकि ये हमारे जो एमसीक्यूज हैं ये मई के साथ नवंबर वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले बच्चों। आप लोगों को मैंने कहा था कि आईसीआई ने एक बहुत जबरदस्त वाली एमसीक्यू बुकलेट निकाल करके आपको दी है और इसमें से बनने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। उसके अलावा बच्चों, आपके पूरे कोर्स के रिवीजन के लिए भी ये एमसीक्यू और केस बेसिस जो एमसीक्यूज है वो बहुत जबरदस्त कह सकते हो कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को बच्चे लोगों। तो यहां मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि इन सारे क्वेश्चंस को बहुत जबरदस्त तरीके से करिएगा। लास्ट के क्लासेस के अंदर हम लोग दो चीजों के ऊपर बात कर चुके हैं बच्चों, यानी कि हम लोग टोटल 50 एमसीक्यूज के ऊपर हमारी बात को खत्म कर चुके हैं और अभी हम लोग आगे अपनी बात को शुरू करेंगे। रिमेनिंग 50 एमसीक्यूज आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो आइए बात को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले और हमारी बात कैसे शुरू होने जा रही है, फटाफट से मेरे साथ देखिएगा। हम लोग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 यानी कि 51। चलिए जी, तो ध्यान से करिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा कि आपके रिवीजन के लिए भी ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो 51 क्वेश्चन है बच्चों। द डायरेक्टर्स ऑफ सिल्वरटोग सॉल्यूशन लिमिटेड proposed dividend at 18% on equity share for the financial year 18-19. The same was approved in the annual general body meeting held on 30th September 2019. ठीक है भाई, डिविडेंड डिक्लेयर किया है 18% का। और आगे क्या बोला है, द डायरेक्टर डिक्लेयर द अप्रूव्ड डिविडेंड। मिस्टर जगन वाज द होल्डर ऑफ 2000 इक्विटी शेयर ऑन 31 मार्च 2019, लेकिन इन्होंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए राजीव को 8 अगस्त 2019 को शेयर ट्रांसफर किया। Mr. Rajiv has sent a letter together with the instrument of transfer to the company for registration of the share in his favor only on the 25th of September 19। चलिए जी, 25 सितंबर 19 को इन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर जो है वो कंपनी के पास में सबमिट किया है और द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर इज पेंडिंग ऑन 30 सितंबर। यानी हमारी जो एजीएम वाली डेट होती है बच्चों, वहां पे अभी तक इनका ट्रांसफर पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि भाई ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, बताइए ये डिविडेंड किसको मिलने वाला है, किसको मिलने वाला है बच्चों। तो आप लोगों ने सेक्शंस पढ़े हुए हैं बराबर। सेक्शन नंबर 123, 124, 125, 126 और 127 यानी कि सारे के सारे डिविडेंड वाले सेक्शंस का जो पार्ट है वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। और आप लोग जानते हो कि ऐसा जब भी कभी हो जाए, जब हमारे शेयर्स किसी ने किसी शेयर होल्डर ने ट्रांसफर किए और अभी वो पेंडिंग है, तो आप या तो ट्रांसफरर बोल दे कि भैया ट्रांसफरी को दे दो, अदरवाइज अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर हमको डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे लिए आंसर ट्रांसफर द डिविडेंड इन रिलेशन टू सच शेयर टू द अनपेड डिविडेंड अकाउंट, यानी कि सी ऑप्शन बच्चों हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट जाता है। तो सी नंबर आंसर इसका जाने वाला है बिल्कुल सही। चलिए जी, 52 कह रहा है बच्चों, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जिब्राइस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड आर कंटेम्पलेटिंग टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। चलिए सर, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना चाह रहे हैं बच्चों ऑफ जुलाई 2018 के अंदर। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है। बट द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन करंट ईयर में बच्चों लॉसेस है। हाउएवर इट इज नोटेड दैट प्रीवियस 5 सालों में बच्चों 13 14 14 15 15 16 16 17 और 17 18 में कंपनी ने अलग अलग डिविडेंड 8%, 9%, 12%, 11 और 10% किए हैं डिक्लेयर। ठीक है। एडवाइज द बोर्ड मैक्सिमम रेट बच्चों, अगर किसी साल में लॉस है तो आप इंटरिम डिविडेंड कितना दे सकते हो। पिछले 3 साल के डिविडेंड के एवरेज से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। आप लोग इस चीज को जानते हो बराबर। तो पिछले 3 साल मतलब आपको प्रीवियस 3 ईयर ले रहे बच्चों, यानी कि प्रीवियस 3 ईयर में हमारे पास हो जाएगा 10, हमारे पास में हो जाएगा 11 और हमारे पास में हो जाएगा 12। समझ रहे हो? यानी कि ये और ये अपने को लेना है बच्चों 17 18 का, 16 17 का और 15 16 का, ये अपने को लेना है। तो ये हमारे पास में आ गया भाई 33 डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, तो हमारे पास में 11% की रेट आ गई बच्चों। मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। तो बी ऑप्शन आपको सामने दिख रहा है, बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 इधर पे खत्म। आगे बढ़ते बच्चों, देखिएगा 10 क्वेश्चन जो अपन 60 तक करने वाले हैं वो सारे आपके रहेंगे कंपनीज एक्ट के, और उसके बाद में आ जाएगा बच्चों अदर लॉस के सारे पोर्शन बराबर। 2 पार्ट में आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूं, इसमें मैं आपको एमसीक्यूज का पोर्शन पूरा खत्म करवाने वाला हूं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ले लेंगे बच्चों केस बेस्ड एमसीक्यूज। नाउ
CSR कमेटी ऑफ द बोर्ड शेल कंसिस्ट ऑफ, अब बच्चों CSR कमेटी सेक्शन नंबर 135 बराबर, और CSR कमेटी में कौन कौन लोग होने चाहिए आइए देखते हैं बच्चों। डायरेक्टर फॉर्मिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, नहीं जी। एटलीस्ट 2 डायरेक्टर आउट ऑफ विच इंडिपेंडेंट होना चाहिए, 3 और मोर जिसमें से एक एमडी होना चाहिए, 3 और मोर डायरेक्टर जिनमें से एक जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए बच्चों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सेक्शन नंबर 135 कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी को आप चेक करिएगा, आपको आंसर बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। चलिए जी 54 पे आ गया बच्चे लोगों में, प्रोविजंस ऑफ CSR आर एप्लीकेबल टू। अब CSR के प्रोविजन किधर किधर एप्लीकेबल रहेंगे, कंपनीज विद नेट वर्थ ऑफ रुपीज 250 करोड़ और मोर बट लेस देन 500 करोड़ 500 करोड़। बच्चों क्या कहते हो, प्रोविजन ऑफ CSR हमको अप्लाई करना है तो हमारे लिए नेटवर्थ बच्चों जो है वो 500 करोड़ और मोर का है नेटवर्थ जो है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने 250 करोड़ और मोर बोला है, लेकिन 500 से कम ये तो नहीं बैठ रहा है। सेकंड नंबर है बच्चों कंपनी टर्नओवर 1000 करोड़ या ज्यादा, बिल्कुल टर्नओवर के लिए एग्जैक्टली यही कंडीशन है 1000 करोड़ या ज्यादा। आगे पढ़ लेते हैं। नेट प्रॉफिट इन्होंने बोला है बच्चों 1 करोड़ का, जबकि नेट प्रॉफिट का रूल जो है हमारा 5 करोड़ का है, और कंपनीज का लोन डिपॉजिट वाला पॉइंट तो इसके अंदर है ही नहीं, तो टर्नओवर वाला पॉइंट ही बच्चों बिल्कुल ठीक बैठता है। 54 का बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल जाने वाला है, सही सही मतलब सही। चलिए जी, one person company shall file a copy of duly adopted financial statement to the registrar in, बच्चों एक वन पर्सन कंपनी हमारी जो है वो सेक्शन नंबर 137 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कॉपी जो ROC को सबमिट करती है, 137 चेक करिएगा, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर OPC के लिए अलग प्रोविजन वहां पे बना हुआ है, बाकी कंपनी से अलग है ना। तो सीधा सीधा सा बच्चों डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया, 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। चलो जी, अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर के चलता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। अगला क्वेश्चन है वंदना ऑपरेशंस लिमिटेड has reported a net profit of 2 crore for the half year ended on 30th September 2020. During the previous financial year 1920 has paid up share capital बच्चों इनकी 40 करोड़ की है, आउटस्टैंडिंग लोन जो है वो 80 करोड़ का है ऑफ द डेट ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिल्कुल बढ़िया भाई। Whether the company is required to appoint internal auditor for the current financial year 31st March 2021, ये बच्चों पूछा गया आपसे बराबर। यानी 138 वाला सेक्शन हो गया अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब लिस्टेड कंपनी होती तो भाई उसके लिए तो कुछ भी हो जाए कंपलसरी है, लेकिन क्वेश्चन में कहीं लिस्टेड कंपनी जैसा दिख नहीं रहा है, तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने को यहाँ पे मैटर हमारा ठीक लगता है, ठीक है बराबर से। अब बच्चों यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको साथ में प्रोविजन जो है वो भी बता देता हूं, पूरा का पूरा एज इट इज पढ़ के बता देता हूं आपको, है ना। देखिएगा आप लोगों ने जो पढ़ा है, क्योंकि इसमें कई बार हम लोग क्या कर जाते हैं खास करके इस वाले प्रोविजन के अंदर, और हमारा जो 139(2) का जो रोटेशन वाला है और साथ में हमारा 177 जो ऑडिट कमेटी उसको कई बार मिक्सिंग कर देते हैं। तो क्लियर बोला है बच्चों, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां से क्यों पढ़ रहा हूं वो भी आपको रीजन बताता हूं मैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे लगता है, जब मैं चेक कर रहा था क्वेश्चंस को एक बार सारे के भी एक बार देख लिए जाए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो इसके आंसर्स पे मुझे हो रहा है थोड़ा सा डाउट बराबर। तो मैं आपको बता देता हूं, पेड अप शेयर कैपिटल है बच्चों 50 करोड़ और मोर की बराबर, जो इनकी 40 करोड़ ही है। इसका मतलब कैपिटल वाली रिक्वायरमेंट को तो ये किसी भी कंडीशन में पूरा नहीं करते बराबर। सेकंड नंबर पे बच्चों हमारी रिक्वायरमेंट है टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा की, तो आई थिंक टर्नओवर के बारे में यहाँ कोई इंफॉर्मेशन अपने को देके इन्होंने नहीं रखी है, ठीक है। तीसरे बच्चों आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग्स की जहां तक बात है, तो उसकी रिक्वायरमेंट बच्चों सीधा सीधा सा यहाँ पे जो देके रखी है अपने को 100 करोड़ की दे रखी है, जबकि यहाँ पे 80 करोड़ की है, तो वो रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी नहीं होती है। डिपॉजिट्स की तो खैर यहाँ पे बात ही नहीं है, पब्लिक कंपनीज के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है। तो इसका मतलब इनका जो कैपिटल है बच्चों वो भी 50 से कम है, ये भी 100 करोड़ से कम है। इसका मतलब इंटरनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, तो यस वाला मामला तो बिल्कुल ही खराब हो गया, है ना। आगे बढ़ता हूं बच्चों, सेकंड नंबर पे बोला है नो द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन March 21 एज द आउटस्टैंडिंग लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज लेस देन 100 करोड़ है। सर लोन 100 करोड़ से आपके कम है, इसलिए जरूरत नहीं है। ये आंसर बच्चों अपने को सही लग रहा है, सही लग रहा है। आगे सुनिएगा, यस द कंपनी, यस का तो मैटर ही नहीं है बच्चों, यस द कंपनी इज रिक्वायर्ड, यस वाला तो कोई पॉइंट लग ही नहीं रहा है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। डी वाला कहता है बच्चों
नो द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर फॉर फाइनेंशियल ईयर एज द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज लेस देन 50 करोड़। ये भी करेक्ट है बच्चों, ये भी करेक्ट है। अब आईसीआई ने इसका जो करेक्ट आंसर आपको दिया है वो सी दिया है, यानी ये वाला आंसर बच्चों उन्होंने करेक्ट दिया है कि भाई हाँ होना चाहिए, क्योंकि 10 करोड़ से ज्यादा है, जबकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। मेरे ख्याल से इन्होंने भी वही गलती कर दी, बाकी सेक्शंस के साथ इसको मैच करके लिख दिया है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होना चाहिए वैसे कोई भी एक ऑप्शन बना के हम लिख दें बोथ बी एंड डी। समझ रहे हैं, बोथ बी एंड डी आर करेक्ट बच्चों की। अपॉइंटमेंट नहीं होगा क्योंकि टर्नओवर भी इनका मैच नहीं करता है, कम है, और उसके साथ साथ कैपिटल जितनी रिक्वायर्ड है बच्चों, सॉरी टर्नओवर नहीं, आउटस्टैंडिंग लोन भी कम है, एज वेल एज इनका कैपिटल भी 50 करोड़ से कम है। तो बी एंड डी बोथ आंसर्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों। 56 के लिए आप ध्यान रखिएगा। तो आईसीए ने जो इसका सी आंसर दिया है वो किसी भी कंडीशन के अंदर सही नहीं है, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं, मेरे ख्याल से बहुत आराम से आप लोग कर लेंगे। चलिए जी आगे बढ़ जाऊं पॉइंट के ऊपर, चलिए 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 मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करिएगा। 57, आयुष पावर लिमिटेड हैज रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ 6 करोड़ का बच्चों, इनको नेट प्रॉफिट है 7.5 करोड़ का एंड 3 करोड़ का फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड ऑन 17, 18 एंड 19 हो रहा है। चलो सर बढ़िया, ठीक है। फिर आगे बोला है बच्चों, द बोर्ड रिपोर्ट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड डिड नॉट डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ द सीएसआर कमिटी ऑन द ग्राउंड दैट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट सीएसआर कमिटी एज पर। अब ये लोग कह रहे हैं सीएसआर कमिटी की हमको जरूरत नहीं है ना। as net profit during the immediately preceding financial year is less than statutory requirement laid down in section number 135। ये कह रहे हैं पिछले साल का हमारा 135 में जितना चाहिए उससे ये हो रहा है कम। बराबर से सीधी सी बात है, you are required to examine in the given scenario whether the act of non composition and non disclosure जो है वो सही है, वैलिड है कि नहीं है। ये चीज बच्चों आपसे पूछी गई है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले नंबर पे इन्होंने बच्चों आपको जो मतलब जो ऑप्शन अपने को देके रखा है, इन्होंने बोला कि नो द एक्ट ऑफ कंपनी इज नॉट वैलिड, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड। एवरी कंपनी रिक्वायर्ड तो है ही नहीं। यस द एक्ट ऑफ कंपनी इज वैलिड इन लॉ एज द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज लेस देन 5 करोड़ इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब बच्चों समझिएगा सी पॉइंट में, नो द एक्ट ऑफ कंपनी इज नॉट वैलिड इन लॉ एज नॉन कंपोजिशन एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी विल अट्रैक्ट ओनली if the profit of the company are less than 5 crore for a consecutive period of 3 financial year। बच्चों समझिएगा, अगर पिछले 3 सालों में 5 करोड़ से कम हो तो उस केसेस में, बराबर, मतलब अगर कंटिन्यूसली 3 साल तक बच्चों 5-5 करोड़ से कम हो तो आपको कंपोजिशन नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको बनाना पड़ेगा। बराबर समझ रहे हैं आप लोग। तो बोर्ड रिपोर्ट ने कोई सीएसआर कमेटी के बारे में नहीं बोला, तो हमारे लिए मैटर बहुत सीधा है बच्चों, 1 साल से काम नहीं चलेगा। कंटिन्यूसली 3 साल तक अगर ये कम होता, उस केस में देखो क्लियर बोला है, नो द एक्ट ऑफ कंपनी इज नॉट वैलिड इन लॉ एज नॉन कंपोजिशन एंड नॉन डिस्क्लोजर ऑफ सीएसआर कमिटी विल अट्रैक्ट ओनली if the profit of the company are less than 5 crore for a consecutive period of 3 financial year। जबकि आप देख रहे हो ये तो एक ही फाइनेंशियल ईयर में कम हुआ है, बराबर से, बाकी में तो 6 करोड़ 7.5 करोड़ है। इसलिए बच्चे लोगों को बहुत सीधी सीधी से हमारी बात हो गई कि हमारा आंसर नंबर जो इसका सही जाने वाला है वो सी नंबर आंसर बच्चों 57 का बिल्कुल करेक्ट जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। किधर गया भाई सी नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा, समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पे लेके आता हूं बच्चे लोगों आपको, ड्यूरिंग द हाफ ईयर एंडेड ऑन सितंबर 2019 द ब्यूटीज ऑफ, बच्चों सितंबर 19 बोले तो 1920 की बात हो रही है। विद्युत मैन्युफैक्चरिंग हैज मेड एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिवीजन ऑफ द अकाउंट्स। रिवीजन ऑफ अकाउंट्स बच्चों सेक्शन नंबर 131 अट्रैक्ट होता है, अकाउंट्स वाला आपका चैप्टर, और ये करना चाह रहे हैं बच्चों 2000 मार्च 17 का। तो 3 साल पुराने में आप कोई भी कर सकते हो। तो अभी आप अगर 1920 के अंदर हो तो आप 18-19 का रिवाइज करवा सकते हो, बराबर से 18-19 के साथ साथ आप 17-18 का भी रिवाइज कर सकते हो और 16-17 का भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो आप तो यहाँ 16-17 का करना चाह रहे हो तो अलाउड है। फर्दर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 20, ओके मार्च 20 का मतलब भी बच्चों यही हो गया हमारा 19-20 की बात हो रही है। मार्च 20 मतलब 19-20 की बात हो रही है। द BODS अगेन मेड एन एप्लीकेशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर रिवीजन इन द बोर्ड रिपोर्ट पर्टेनिंग टू द ईयर एंडिंग मार्च 19। जो मार्च 19 यानी जस्ट पिछला वाला साल जो खत्म हो रहा है बच्चों, उसको भी ये लोग चेंज करना चाह रहे हैं। 2 साल के लिए लोग एप्लीकेबल है, 3 साल में से आप कभी भी कर सकते हो।
बराबर। और एक साल के अंदर आप एक ही बार चेंज करवा पाओगे, उससे ज्यादा उसमें चेंज नहीं करवा पाओगे, तो अलग अलग साल के लिए है। तो क्या लगता है आपको कि क्या यहाँ पे बोर्ड का डिसीजन वैलिड है क्या? बिल्कुल भाई वैलिड लग रहा है मुझे तो कि बोर्ड का डिसीजन वैलिड है। देखें, the act of board is valid only to the extent of application made for revision accounts as board report are not eligible for revision। कैसे भाई, कैसे? गलत है। The act of board is valid as application made for revision in accounts and board report pertains to two different financial year। बच्चों, जब दो फाइनेंशियल ईयर की बात होती है तो बिल्कुल परमिसिबल है, तो मुझे बी नंबर आंसर ठीक लगता है। The act of board is invalid as the law provide only one time। बच्चों, कई बार इस सेक्शन में जो वो एक लाइन लिखी है ना अपनी, वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो हमको लगता है सर एक ही बार ये एप्लीकेशन दी जा सकती है, ये मतलब नहीं है। रिवाइज एक ही वाले साल में हो सकता है बच्चों, यानी पिछले 3 साल में एक बार आपने 18-19 का रिवीजन मांग लिया, तो अगले साल आप फिर 18-19 में रिवीजन मांग रहे हो, तो उस चीज की परमिशन आपको नहीं मिलेगी एक बार में। मतलब एक बार ही एक साल के अंदर आप चेंज कर सकते हो बच्चों, उससे ज्यादा आप चेंज की परमिशन आपको नहीं है, बराबर। तो अगर आप दो डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए चेंज की एप्लीकेशन दे रहे हो, अगर आपने मार्च में फिर एप्लीकेशन 18-19 के लिए दी होती या 17-18 के लिए, 16-17 के लिए, तो वो परमिसिबल नहीं था। अदरवाइज बच्चों दो अलग अलग साल हैं तो बिल्कुल परमिसिबल रहेगा। तो 58 का बी नंबर आंसर हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए जी, फिर बच्चों क्वेश्चन नंबर 59 हमारे सामने आ गया, बहुत सीधा सीधा सा। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड एज इट्स शेयर लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर एंडेड हो रहा है मार्च 2020 को। The SEBI has found some irregularities in the finding made by the company. Accordingly, SEBI proposed to make an application to tribunal for reopening of the books। उसी का पहला वाला सेक्शन बच्चों, अपना सेक्शन नंबर 130 रीओपनिंग ऑफ द बुक्स, SEBI डिमांड कर सकता है। You as an expert are called upon by SEBI to advise which the last financial year for reopening of the books of accounts on an application can be made। मतलब लास्ट वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा जिसके लिए आप ओपन कर सकते हो? क्या कहते हो, 8 साल का था, 4 साल का था, 5 साल का था, कितना था बच्चे लोगों, क्या याद है आप लोगों को? देखो 20 में अभी हम हैं 15, 16, 13, 14, 10, 11 या फिर 11, 12 बच्चों 8 इयर्स तक की बुक्स जो है वो आप रीओपन करवा सकते हैं। तो अगर मैं इस वक्त में कौन से साल में हूं बच्चों, देखिएगा 19-20 के अंदर अगर हो तो 11-12 वाला जो साल मेरा है बिल्कुल करेक्ट जाएगा। 8 साल मतलब पिछले 8 साल, तो लास्ट 8वां साल जो होगा वहां तक की बुक्स हमारी रीओपन हो सकती है। सेक्शन 130 चेक करिएगा। तो डी नंबर आंसर हमारा बिल्कुल सही जाएगा, 11-12 वाला साल, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बराबर। नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 60, कोई टेंशन नहीं, फटाफट से। तो आइए नेक्स्ट के ऊपर आ गया, गणेश कंपनी लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। डायरेक्टर मिस्टर जय है, मिस्टर सागर है और अभिषेक है नॉमिनी डायरेक्टर, मिस्टर यश है होल टाइम डायरेक्टर। ये जो मिस्टर अभिषेक हमारे नॉमिनी डायरेक्टर है, ये बुक्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं शंकर लिमिटेड की, जो गणेश लिमिटेड की सब्सिडरी है। तो आपसे पूछा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर अभिषेक इज एलिजिबल टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ गणेश कंपनी लिमिटेड। बच्चों यहाँ थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन में भी गड़बड़ कर दिया, ऊपर पूछ लिया सब्सिडरी की बुक्स देखना चाहते हैं वो, है ना, और वो सब्सिडरी है शंकर कंपनी, और यहाँ इन्होंने क्वेश्चन में वापस गणेश का ही पूछ लिया है, तो थोड़ा सा मामला आपको गड़बड़ लग सकता है, लेकिन टेंशन मत लो। आप ये सोच के चलो कि एक नॉमिनी डायरेक्टर उस कंपनी की और उसकी सब्सिडरी कंपनी की बुक्स को देख सकता है क्या? तो बिल्कुल देख सकता है भाई, उस कंपनी की तो देख ही सकता है, नॉमिनी डायरेक्टर अलाउड है। सेक्शन नंबर बच्चों 128 काम करेगा, कैन डायरेक्टर हैव राइट टू इंस्पेक्ट। तो अब जो प्रोविजन है बिल्कुल देख सकता है, बस उसके लिए आपको नया स्टडी में बहुत क्लियर कट इस मैटर के ऊपर लिख देता है बच्चों, नॉमिनी डायरेक्टर देख सकता है, बस उसको बीओडीज की परमिशन लेनी होगी। तो आप सब्सिडरी कंपनी की बुक्स को भी देख सकते हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये 60 का हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 60 में आंसर कहां दिखता है बच्चों, ये देखिए बीओडीज की परमिशन ये रही। यस मिस्टर अभिषेक कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ शंकर कंपनी। तो अपनी शंकर कंपनी की बात हो रही थी ना सब्सिडरी की, ओनली ऑन ऑथराइजेशन बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे लोगों, ये हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। क्या कहते हैं, बराबर से ध्यान रखोगे इस चीज का? तो बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए मैं आगे लेके चलता हूं आप लोगों को नंबर 61 पर। चलिए जी, अब बच्चों 61 वाला क्वेश्चन हमको क्या कहता है, 61 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा 65 तक हमारे कंपनी लॉ के क्वेश्चन उसके बाद में चेंज हो जाएंगे। ओके ओके ओके, मुझे 60 तक ध्यान में रह गया था, कोई दिक्कत नहीं। आइए 61, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया बच्चों 61 वाला, एकदम नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर आपको अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर अपॉइंट करना है, सेक्शन नंबर 1404 की जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है,
जो आप कंपनीज एक्ट मतलब नॉर्मल अपने मीटिंग्स वाले के अंदर भी सेक्शन नंबर 115 पढ़ते हो, स्पेशल नोटिस, सेम आंसर मैंने बोल ही दिया बच्चों 61 का। अगर आप रिटायरिंग की जगह किसी अदर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड, ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट नंबर बच्चों, गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट कौन करता है? सेक्शन नंबर 139 5 और 7। फर्स्ट का 7 में है, सब्सीक्वेंट का बच्चे लोगों हमारा काम करता है 5 के अंदर, और सब जानते हैं आंसर इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो मेरे ख्याल से 62 में तो दिक्कत ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर है, बी नंबर आपको पता ही लग गया। नेक्स्ट पे आते हैं 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड सर्विसेज? सेक्शन नंबर 144, कौन सी सर्विस है जो एक ऑडिटर नहीं दे सकता? डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस यही आंसर है, आगे भी पढ़ूंगा मैं, लेकिन ये तो नहीं दे सकता भाई 63 के अंदर, ये तो आप दे ही नहीं सकते हो। मेकिंग रिपोर्ट, रिपोर्ट तो देना उसका काम ही है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना ये भी उसका काम है, फ्रॉड पे रिपोर्ट करना बच्चों 143(12) के अंदर आप लोग पढ़ते हो, फ्रॉड पे रिपोर्टिंग तो करना ही करना है, तो ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चों, यही प्रोहिबिटेड है। चलिए आगे आता है बच्चों, द वर्ड फर्म हमने पढ़ा सेक्शन 1411 के अंदर ही, 1 और 2 दोनों के अंदर आप लोग पढ़ लेते हो कि ऑडिट कौन कर सकता है, तो इंडिविजुअल कर सकता है और फर्म कर सकती है, ठीक है। अब जो फर्म वर्ड दिया है बच्चों उसमें क्लियर लिखा हुआ है फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, समझिएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपसे ये नहीं पूछा है कि ऑडिट कौन कर सकता है, अगर ये पूछा होता कि हु कैन बी ऑडिटेड तो समझ में आता, चलो इंडिविजुअल, फर्म, एलएलपी इंक्लूडिंग एलएलपी, लेकिन फर्म में इंक्लूड क्या रहेगा बच्चों? एलएलपी इंक्लूड रहेगा, क्लियर दे रखा है फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, ठीक है। तो 64 का बी नंबर ऑप्शन एब्सोल्यूट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आपको लेके आता हूं बच्चों, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट अ प्राइवेट कंपनी एंजॉय अ नंबर ऑफ प्रिविलेजेस, बिल्कुल सही है। तो एक कंपनी है ऑरेंज फार्मा, 20 मेंबर्स है, वो अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहती है, पब्लिक से प्राइवेट में कन्वर्ट करना, बराबर। ऑल्ट्रेशन इन आर्टिकल सेक्शन नंबर 14 काम करेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 18 पे मत चले जाना। सेक्शन 18 जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कंपनी के कन्वर्जन की बात करता है, जी नहीं, बराबर, क्योंकि ये सेक्शन नंबर 14 में कवर है पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक। For this purpose, the company needs to alter article by inserting the restrictive clauses, जो 3 अपने को लगाने होते हैं 268 के हिसाब से, कि भाई आप पब्लिकली इशू नहीं करोगे सिक्योरिटीज को, शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, और मैक्स मेंबर 200 पे रेस्ट्रिक्शन लगाओगे, इनको तो 20 ही है तो टेंशन ही नहीं है। और साथ में नेम चेंज, अब नेम चेंज आते ही टेंशन मत लेना, और सर नेम चेंज करने के लिए तो हम लोग फिर पूरा प्रोविजन सर सेक्शन 16 भी लगा देंगे, मेमोरेंडम का नेम क्लॉज में वॉलंटरी चेंज वाला पॉइंट भी लगा देंगे, कुछ भी नहीं लगेगा। सेक्शन 14 जाके पढ़िएगा, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक से प्राइवेट जब कंपनी चेंज होती है तो नेम में चेंज वाले प्रोविजन कभी भी नहीं लगते, क्योंकि ये उसका इफेक्ट है, ये उसका एक ऑब्वियस इफेक्ट है कि कंपनी का नाम चेंज होगा, और चेंज क्या होगा? ऑरेंज फार्मा प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, बराबर से। तो इसके लिए करना क्या है, जो आर्टिकल्स में ऑल्टर करने के लिए होता है बच्चों, एक तो एसआर चाहिए, है ना, और एसआर पास करने के साथ साथ वह क्लियर आपको बोला हुआ है कि भैया चूंकि पब्लिक से प्राइवेट में आ रहे हो तो आपको यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। किसका परमिशन? सीजी का। बुक्स में ट्रिब्यूनल होता है तो वो पावर ट्रांसफर कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो पहला ही ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है बच्चों, स्पेशल रिजोल्यूशन आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ए नंबर ऑप्शन 65 का एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है। आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहां आकर के आपके कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन सारे हो जाएंगे खत्म। आइए अदर लॉस पे लेके चलते हैं बच्चों, आप लोगों को मैं फटाफट से आज कंप्लीट कर देंगे एमसीक्यू का पूरा, केस बेस बाकी रहेंगे, उसके अलावा एमसीक्यूज का सारा पोर्शन आज हम लोग खत्म कर देंगे फटाफट से। आइए मेरे साथ 66, a contract to save B against the consequences of proceeding with C make against B in respect of certain sum of 500 rupees। बच्चों हम लोग जानते हैं इट इज अ मैटर ऑफ इंडेमिनिटी, सबको पता है बच्चों, जहां एक पर्सन दूसरे को लॉसेस से बचाने के लिए प्रॉमिस करता है, इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्यूट करेक्ट। नेक्स्ट पे आता हूं, एसएनपी एक शॉप में जाते हैं, एस शॉपकीपर को कहता है कि भाई ये जो भी कुछ परचेस करे उसका पैसा मैं दूंगा, अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगा बच्चों, अगर वो नहीं देगा तो मैं दूंगा, इट इज अ मैटर ऑफ गारंटी, गारंटी, गारंटी। पढ़ते ही सबको समझ में आ जाता है क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है नहीं, गारंटी। तीसरे में आते हैं, a contract by which one party promises to save other from the losses, इतना वर्ड आते ही
सीधा आ जाता है वो लॉस किसकी वजह से हुआ, प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द थर्ड पार्टी, इट इज अ मैटर ऑफ इंडेमनिटी बच्चों। 68 का सी नंबर आंसर सीधा आपको सही दिख रहा है, बहुत फटाफट कर सकते हैं, बहुत इजी है। अगर कोई भी गारंटी आपने मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया है बच्चों, गारंटी मिस रिप्रेजेंटेशन से ऑब्टेन किया, सेक्शन नंबर 142 कहता है कि गारंटी इनवैलिड हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन बगैर पढ़े सीधा, क्योंकि मिस रिप्रेजेंटेशन दिख गया, बाय क्रेडिटर और विद हिज नॉलेज एंड एसेट कंसिडरिंग मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड बच्चों। सेक्शन 142 क्लियर कट आपको बोलता है मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया तो हो जाएगा इनवैलिड। चलिए नंबर 70 पे आ गए, कंटिन्यूइंग गारंटी बच्चों। कंटिन्यूइंग गारंटी देखिएगा सेक्शन नंबर 130 और साथ में 131 लगता है। अब कंटिन्यूइंग गारंटी मेड एनी टाइम बी रिवोक बाय द श्योरिटी फॉर द फ्यूचर ट्रांजैक्शन, लेकिन इसके लिए नोटिस किसको दोगे, बट ऑब्वियस है बच्चों क्रेडिटर को बोलेंगे भाई साहब इसको लोन मत देना, आगे से मैं अपना गारंटी रिवोक कर रहा हूं। तो ए नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाए। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये इंस्टीट्यूट ने आज तक 3 बार दिया है, समझ रहे हो। एक बार इंस्टीट्यूट ने नवंबर जो हमारा 19 था उसकी आरटीपी के अंदर भी दे दिया, उस वक्त के अंदर एमटीपी आया उसके अंदर भी दे दिया और फिर से अभी दे दिया बच्चों, और सब में आंसर अलग अलग दिए बच्चों, इन्होंने अलग अलग आंसर दिए हैं। और यहां पे भी वही आंसर दिया जो पहले आरटीपी में था, एमटीपी में उन्होंने आंसर को चेंज किया। तो 71 वाले में अभी जो यहाँ पे आंसर दिया बच्चों उसमें मेरा और आईसीए का जो कह सकते हो ओपिनियन है वो मैच नहीं कर रहा है। मैं आपको दोनों बता देता हूं। अतुल ने कॉन्ट्रैक्ट किया इंडेमनिफाई करने को नेहा को अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जो चिराग लेगा नेहा के अगेंस्ट में। बच्चों समझो कॉन्ट्रैक्ट है चिराग और नेहा का, जहां पे 15,000 रुपए चिराग ने नेहा को दिया और अतुल ने प्रॉमिस किया है कि नेहा तुम टेंशन मत लो, अगर इसमें कहीं तुमको कोई नुकसान हुआ तो वो मैं भर के दूंगा। प्रैक्टिकली इट इज अ मैटर ऑफ इंडेमनिटी। और इंडेमनिटी के मैटर में बच्चों जिस बंदे ने प्रॉमिस किया और जो प्रॉमिस ही है एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है उन दोनों के बीच में, आप लोग जानते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकली देखें तो अतुल का और चिराग का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। नाउ नेहा हु इज कॉल्ड अपॉन टू पे द सम ऑफ मनी टू चिराग, बट वो पैसा नहीं दे पाई है। नाउ आपको बताना है कि चिराग एक्शन किसके अगेंस्ट में ले, बट ऑब्वियस है चिराग को एक्शन नेहा के अगेंस्ट में लेना चाहिए और उसमें नेहा को जो भी लॉसेस होंगे जो भी पे करना पड़ेगा वो अतुल से रिकवर करेगी। ये इंडेमनिटी का ओपिनियन जाता है। तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मी आंसर होना चाहिए चिराग कैन रिकवर अमाउंट ओनली फ्रॉम द नेहा। ये मेरा ओपिनियन है बच्चों, लेकिन आईसीए कहता है कि नहीं भाई साहब आप तो क्या करो अतुल से पैसा वसूल कर लो, सीधी सीधी सी बात है। तो आईसीआई इसके अंदर बी ऑप्शन को करेक्ट करता है बच्चों। तो जो है वो आपके सामने मैंने बता दिया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ए नंबर ऑप्शन ही सही होना चाहिए। आप नेहा से लीजिए, नेहा अतुल से ले लेगी, क्योंकि अतुल और चिराग के बीच में तो डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। अगर गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता तो बात समझ में आती, लेकिन मैटर ही इंडेमनिफाई का है। और आईसीआई ने अपनी एक 2019 की एमटीपी के अंदर इसका जो आंसर है वो ए ही दे रखा है, चिराग कैन रिकवर अमाउंट फ्रॉम द नेहा, ऐसा मुझे ध्यान में है। तो ठीक है, अब इस बुक के हिसाब से अब ये सर सही गलत क्या कह सकते हैं आरटीपी, एक बार फिर से मैं इसको वापस चेक करूंगा और एक बहुत शॉर्ट छोटे सी वीडियो के थ्रू आपको एकदम थोड़ा सा होता है ना वो आजकल शॉर्ट जो बन रहा है बराबर 1 मिनट वाले, 50 सेकंड वाले, 30 सेकंड वाले, उसमें इस क्वेश्चन को मैं वापस सब जगह से ढूंढ करके कि आईसीए ने कहाँ इसका क्या आंसर बना के दिया और क्या फाइनल होना चाहिए फिर आपके साथ में शेयर करूंगा। बराबर बच्चों, फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स हमेशा से सर बेली की तरह से होता है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं। फाइंडर ऑफ लॉस गुड्स का पोजीशन आपके फाउंडेशन के अंदर भी क्वेश्चन था, बेली की तरह से होता है, लुक आफ्टर करेगा। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बच्चों अपने कोर्स में वैसे भी बेलमेंट है तो सबको इसका आंसर बेलमेंट पता ही है कि यस सर सी नंबर आंसर बेलमेंट इज करेक्ट आंसर। चलो 74 विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, अगर बेलमेंट की बात करें तो इनमें से कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है सर, इनकरेक्ट है, चेक कर लेते हैं। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी इन द बेलमेंट, ये तो करेक्ट है। इसमें वन पर्सन से अनदर को गुड्स का डिलीवरी होता है, ये भी करेक्ट है। बेलमेंट ओनली फॉर इमूवेबल गुड्स, अरे गलत है भाई, बेलमेंट हमेशा मूवेबल गुड्स के लिए होता है, इमूवेबल के लिए नहीं। यही हमारा इनकरेक्ट है, यही हमारा आंसर भी है। लेकिन अगला भी पढ़ देता हूं बच्चों, इसमें पोजीशन चेंज होता है, ओनरशिप चेंज नहीं होती। एब्सोल्युटली ये सेंटेंस भी करेक्ट है, तो आंसर नंबर 74 का सी आपका करेक्ट जाएगा। चलो जी, फिर 75 बच्चों, विशाल ने एक जगह पे कार पार्किंग करी है, लॉक कर दिया, चाबी अपने पास में रख लिया। पुराना कंसेप्ट है बच्चों, आप लोग सब जानते हो। बेलमेंट में ये जो किया गया ये सिर्फ कस्टडी है, पोजीशन आपने अपने पास में रखा है, चाबी आपने अपने पास में रखी है
और जब तक पोजीशन ट्रांसफर नहीं हो तब तक ये मैटर बेलमेंट का भी नहीं होता है। तो देखते हैं क्या ये बेलमेंट है, नहीं है। पार्किंग पीपल हैज पोजीशन है ही नहीं, चाबी आपके पास है। पार्किंग पीपल हैज कस्टडी ऑफ द कार ओनली बच्चों, सी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यही हमारा आंसर जाने वाला है। मॉर्गेज वाला केस ये कह रहे हैं सर नहीं हो सकता मॉर्गेज वाला केस, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ता हूं। The pony doesn't have right to retain the goods pledged for। अब बच्चों पॉनी कौन से गुड्स को अपने पास में नहीं रख सकता? अगर आपने पॉइंट ढंग से पढ़ा हो तो मैंने आपको कहा था कि पॉनी परफॉर्मेंस के लिए अपने पास में रख सकता है, डेब्ट के पेमेंट के लिए भी और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए भी। याद करो बच्चों, नहीं तो जाके चेक करना सेक्शन नंबर 175। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए आप सूट तो फाइल कर सकते हो, लेकिन गुड्स को अपने पास आप सिर्फ लोन अमाउंट के लिए और ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए रख सकते हो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए नहीं रख सकते हो। क्लियर मैटर है बच्चों, आपको सेक्शन नंबर 175 चेक करना पड़ेगा, उसमें क्लियर देके रखा है, बिल्कुल अपने नोट्स में भी मिल जाएगा, स्टडी मैट में भी आपको मिल जाएगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस के लिए आप नहीं रख सकते हो, तो बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाने वाला है। चलिए 77 ए हायर से कैरेज बच्चों, ये तो बुक में नोट्स में सब जगह पे क्वेश्चन है। ए ने बी से कैरेज हायर किया है, अनसेफ है, वो बिल्कुल सेफ नहीं है, जबकि उस बंदे को उस बारे में पता भी नहीं है बच्चों। जब हायर पे ले रहे हो, किराए पे ले रहे हो, तो चाहे पता हो चाहे नहीं पता हो, सेक्शन 150 कहता है, स्टार्टिंग चैप्टर में आपको दे रखा है कि बी इज रिस्पॉन्सिबल, बी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने वाला है इंजरी के लिए। वो अपने पढ़ा था ना ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस वाला, बस वही पॉइंट इसके अंदर लगेगा। चलो जी बच्चों, ब्लैंक जगह दी है, वन हु रिप्रेजेंट टू बी एन एजेंट, जो कहता है कि मैं दूसरे का एजेंट हूं, जबकि एक्चुअल के अंदर वो एजेंट है ही नहीं। तो ना वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ना वो सबऑर्डिनेट हो सकता है। प्रिटेंड एजेंट बच्चों, नाम से मीनिंग पता लग रहा है, अपने आप को जो प्रिटेंड कर रहा है कि मैं एजेंट हूं, जबकि वो एजेंट है ही नहीं। तो बट ऑब्वियस है वो बंदा कौन हो गया बच्चों? प्रिटेंड एजेंट हो गया। सर ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं, तो यूं ही पढ़ा भी है, दे रखा है आपको, और वैसे भी जनरल नॉलेज के हिसाब से पता लग गया। तो एजेंट है नहीं लेकिन अपने आप को प्रिटेंड करे, वो क्या होगा? प्रिटेंड एजेंट। बाकी तो डेफिनेशन है अपने पास, है ना। एल ने एक ऑफर दिया बच्चे एमडी ऑफ कंपनी को, एल ने एक एमडी को ऑफर किया है, एमडी ने ऑफर एक्सेप्ट कर दिया है, जबकि एमडी को अथॉरिटी थी नहीं, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। सब्सिक्वेंटली एल ने विड्रॉ कर लिया अपना ऑफर, तो आप बिल्कुल अपने ऑफर को विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कंपनी ने ऑलरेडी एमडी के एक्सेप्टेंस को रेटिफाई कर दिया है बच्चों। एक तरह से ये ऑफर कंपनी को की गई थी, कंपनी के बिहाफ पे एमडी ने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि एमडी को पावर थे नहीं, तो वैसे तो वैलिड नहीं बन रहा है। लेकिन सामने वाला बंदा विड्रॉ करता उससे पहले पहले रेटिफाई कर लिया गया है, तो इसका मतलब है एक्सेप्टेंस हो गई, वैलिड हो गई। वैलिड हो गई तो एल को मानना पड़ेगा। तो एल इज बाउंड विद द ऑफर ड्यू फॉर रेटिफिकेशन, ए ऑप्शन सही है। ऑफर वंस एक्सेप्टेड कैन नॉट बी विड्रॉन, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, तो मतलब सी सही हो गया बच्चों। सी ऑप्शन 79 का बिल्कुल करेक्ट जाएगा। एक चीज समझिएगा, अगर यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये ऑलरेडी रेटिफाई नहीं होता तो मैं ये मान के चलता है कि ये रेटिफिकेशन आपने बाद में किया है, समझ रहे हैं? पहले विड्रॉ हो गई फिर रेटिफिकेशन हुआ है, तो फिर होता कि एल इज नॉट बाउंड टू एन ऑफर, क्योंकि जिस बंदे को आप ऑफर करते हो वही एक्सेप्ट कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, वो मैटर अपना लग जाता। तो डी नंबर आंसर जाता बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर मैटर? चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, ए दिल्ली में रहता है, उसका घर मुंबई के अंदर है, ए बी को अपॉइंट करता है, पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है कि मेरे घर को केयर करोगे। ये एजेंसी बच्चों एक्सप्रेस एजेंसी, पेपर दे दिया बच्चों, डॉक्यूमेंट दे दिया, 80 का नंबर आंसर डी अपने को साफ पता लग रहा है। आपके लिए कोई टेंशन है ही नहीं, बराबर से मैंने नोट करके रखा है यहाँ पे सब कुछ कि भाई कहीं कोई रॉन्ग आंसर तो नहीं है, जैसे अपन एक जगह पे करेक्ट किया तो वैसे करेक्ट तो नहीं करवाना है, ठीक है। 81 बच्चों, एजेंट इज नॉट लायबल, एजेंट लायबल नहीं होगा अगर एजेंट इज नॉट लायबल टू द प्रिंसिपल, अगर इफ एजेंट कौन हो, माइनर हो अनसाउंड बच्चों, दोनों ही केसेस में। अगर हमारा एजेंट माइनर या अनसाउंड माइंड है तो आप जानते हो प्रिंसिपल एजेंट को रिस्पॉन्सिबल कर भी नहीं पाएगा, अगर कुछ ये करके भी आ गए तो भी हम इनको रिस्पॉन्सिबल नहीं कर पाएंगे। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नंबर नेक्स्ट, कुछ ही क्वेश्चन बचे बच्चों, 18 क्वेश्चंस लेफ्ट। Mr. Jerry has appointed Miss Vinita as his agent to sell the garment manufacturers by Mr. Jenny जो भी है, जैन जो भी है। Vinita due to his personal issues could not work, वो काम नहीं कर पा रही है, और उसने क्या किया बच्चों? Hence she appointed Mr. Khan to sell on her behalf। याद रखिए, अब ये जो आपने अपने बिहाफ पे किसी को अपॉइंट किया, ये कभी भी सब्स्टिट्यूट एजेंट में नहीं जाता है। आपने एट द प्लेस ऑफ पर्सन होता तो सब्स्टिट्यूट में जाता, अदरवाइज ये मैटर जा रहा है आपका सब एजेंट में, और सब एजेंट आप अपॉइंट कर रहे हो बिना अथॉरिटी के, तो परमिशन ये अलाउ थोड़ी होता है। कैन वो डेलीगेट कांट डेलीगेट वाला पॉइंट बच्चों,
कैन मिस्टर जैनी बी बाउंड, मिस्टर जैन जो भी है मिस्टर बाउंड बाय द एक्ट ऑफ कास्ट, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि एजेंट बिना परमिशन के आगे किसी और को एजेंट अपॉइंट कर दे, इस चीज का परमिशन बच्चों बिल्कुल भी नहीं होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ए नंबर आंसर, नो एन एजेंट विदाउट ऑथोरिटी कैन नॉट लॉफुली अपॉइंट अ सब एजेंट, आप नहीं कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है, बराबर। बच्चों एनआईए ग्रेस पीरियड कब से पड़ता है, वो 3 दिन का, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, 83 का ग्रेस पीरियड 3 दिन का होता है, बराबर। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज कब होता है, बुक का आखिरी टॉपिक पढ़ना यही दिया है, कैंसिलेशन से भी, पेमेंट से भी, रिलीज करने से भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन सबसे डिस्चार्ज होता है बच्चों, डी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। चेक का प्रेजेंटिंग टाइम सबको आता है बच्चों, फटाफट कर दिया मैंने, 3 महीने का सबको आता है, यस चेक का मैक्सिमम प्रेजेंटिंग टाइमिंग जो है वो 3 मंथ्स का होता है, सबको आता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट इज पेबल टू ऑर्डर, अगर एक ऑर्डर पे डॉक्यूमेंट बनाया बच्चों, बियरर होता तब तो मेयर डिलीवरी से होता है, ऑर्डर वाला जो है वो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से ट्रांसफर होता है, मेरे ख्याल से सबको आता है ये पॉइंट। एंडोर्समेंट का मतलब तो पढ़ के आए हो ना भाई, लॉ में तो पढ़ा ही है, अकाउंट्स के अंदर भी तो पढ़ के आए हो आप लोग, फाउंडेशन के अंदर या स्कूल के अंदर, कि एंडोर्समेंट करते हैं, साइन करके ट्रांसफर करना पड़ता है, तो सिंपल हो गया ये तो बच्चों। नेक्स्ट नंबर 87, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन ड्रॉन इन फेवर, बच्चों माइनर के फेवर में अगर लिख रहे हो तो सर वैलिड जाएगा, ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट भी जानता है, उसके फेवर का हर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, उसने लिखा होता तो वैलिड नहीं होता बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है, तो 87 का सी नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट नंबर, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जिस दिन प्रमोजरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैच्योर होने वाला है उस दिन पब्लिक हॉलीडे आ गई, हॉलीडे आ गई तो कब होगा बच्चों, एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले, पहले वाला दिन मतलब सक्सीडिंग तो बाद वाला होता है, तो नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस, सर नेक्स्ट वर्ड क्यों आया बच्चे, नेक्स्ट का मतलब एक दिन पहले का, ठीक है, प्रीसीडिंग का मतलब एक दिन पहले, नेक्स्ट का मतलब ठीक पहले हो गया एक तरह से, तो डी नंबर ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड पढ़ते ही कंफ्यूजन में मत आना, स्टडी मैट ने यही वर्ड यूज किया है, लेकिन प्रीसीडिंग बिजनेस डे से अपने को पता लग जाएगा, पब्लिक हॉलीडे हो तो एक दिन पहले सडन हॉलीडे होता है, तो आंसर सी हो जाता है, नेक्स्ट सक्सीडिंग बिजनेस डे, बराबर, क्लियर। 89 पे आ जाओ फटाफट से, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रमोजरी नोट, प्रमोजरी नोट बच्चों उसकी क्वालिटी क्या है, ऑर्डर होना चाहिए, प्रमोजरी नोट में ऑर्डर होता ही नहीं है, बेयरर पे प्रमोजरी नोट कभी बनता ही नहीं है, पे क्यों साइन करेगा, इसमें तो प्रोमिसर साइन करेगा, तो बच्चों एक ही चीज बच गई, अनकंडीशनल इसमें अंडरटेकिंग होती है, जो प्रॉमिस करने वाला होता है वो अनकंडीशनल प्रॉमिस करता है, तो 89 का डी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो 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 90 वाला क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, फटाफट करते हैं बच्चों, 11 क्वेश्चन लेफ्ट। मिस्टर एलएम इशूड अ चेक, 25,000 का एक चेक इशू किया बच्चों 2 फरवरी को टू मिस्टर गांधी, मिस्टर गांधी ने उसको 16 मार्च को अपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया, 3 महीने के अंदर ही है, सेट चेक बच्चों 17 मार्च को डिसऑनर हो गया है, और क्योंकि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है, सेक्शन नंबर 138 लग गई, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड, बराबर। देन मिस्टर गांधी डिमांडेड द पेमेंट फ्रॉम मिस्टर अलियम बाय इशूइंग अ नोटिस ऑन 31 मार्च 2020, ठीक है, बैंक ने मिस्टर गांधी को इन्फॉर्म किया होगा, और मिस्टर गांधी ने एक नोटिस इशू किया, आप जानते हो ये मिलने के 30 दिन में नोटिस इशू करना होता है, जो रिसीव किया एलएम ने 2 अप्रैल को। अब मेरे ख्याल से आप सब जानते हैं, जब सामने वाले को नोटिस मिल जाता है तो उसको 15 दिन का टाइमिंग मिलता है पेमेंट करने के लिए, याद आ गया प्रोविजन आपको, और 15 दिन का टाइमिंग का मतलब 2 अप्रैल से 15 दिन मतलब 17 अप्रैल आपको मिलेंगे, कि 17 अप्रैल तक पेमेंट कर देना है, 17 अप्रैल तक पेमेंट कर देना है, ये अपने को पता है अच्छी तरह से। अब सवाल ये आता है कि 17 अप्रैल तक अगर पेमेंट नहीं हो रहा है, assuming that Aliyam failed to make the payment within decided timing, okay, और 17 अप्रैल तक पेमेंट नहीं हुआ, तो लास्ट डेट क्या होगी, जब मिस्टर गांधी को केस कर देना चाहिए बच्चों, नोटिस मिलने से 15 दिन में पेमेंट, यानी 17 अप्रैल, अगर 17 अप्रैल तक पेमेंट नहीं हुआ तो 1 महीने के अंदर आप कोर्ट में जा सकते हो, तो 17 अप्रैल से 1 महीना हमारे पास 17 मई आता है बच्चों, आंसर के लिए 17 मई ही दिख रहा है सामने, ये नंबर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 17 अप्रैल भी दे रखा है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना, आपको ये नहीं बोला है कि कब तक पेमेंट आ जाना चाहिए, वो तो 15 दिन में आना चाहिए, कोर्ट में कब तक जाना है, अगले 30 दिन का टाइम, सॉरी 1 महीने का टाइमिंग होता है, 30 दिन में नहीं 1 महीना लिखा हुआ है, क्लियर कट सेक्शन 138, तो 17 मई तक अपने को जाना है, खत्म हो गया। चलो जी आखिरी 10 क्वेश्चन, और ये आगे आपके बचे हुए एक्ट बच्चों, जनरल क्लॉजेज एक्ट हमारा हो गया, उसके साथ में हमारा इंटरप्रिटेशन वाला एक्ट हो गया।
सर प्रिएम्बल क्या होता है? प्रिएम्बल होता है बच्चों स्कोप, ऑब्जेक्ट ऑफ, पर्पस ऑफ द एक्ट बताता है। डायरेक्ट पॉइंट है, इसमें तो मेरे समझाने लायक कुछ नहीं है, याद करना पड़ेगा। बी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। प्रिएम्बल का मतलब यही होता है। एग्जांपल इलस्ट्रेशंस अपन ने लेके रखे हुए हैं, है ना। एज पर रूल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अगर ये लिखा हुआ है एवरी स्टूडेंट मे कम ऑन वीकेंड फॉर एक्स्ट्रा क्लास, मतलब एक्स्ट्रा क्लास के साथ तो मे लगाया है, जबकि एवरी स्टूडेंट शैल अपीयर ऑन वीकली टेस्ट, तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा क्लास में आना तो आपके लिए ऑप्शनल है, आओ तो भी चलेगा, नहीं आओ तो भी चलेगा, लेकिन टेस्ट में आना कंपलसरी यानी मैंडेटरी, क्योंकि शैल लगा हुआ है। ये ऑप्शन बच्चों डायरेक्टली पता लग गया। देखो कंपलसरी ऑप्शनल उल्टा है, दोनों इन्होंने कह दिया होगा कंपलसरी, दोनों कह दिया होगा ऑप्शनल है, गलत है बच्चों। मे आ गया मतलब ऑप्शनल, एक्स्ट्रा क्लास ऑप्शनल है जबकि वो कंपलसरी है। चलो 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 फटाफट बच्चों, बस कुछ ही देर का बात और है, आखिरी कुछ क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबको पता है लैंड, बिल्डिंग, परमानेंटली अटैच मशीन, सब कुछ इमूवेबल है। टिम्बर ही ऐसी, हाँ अगर टिम्बर का मतलब जो पेड़ों से अलग कर ली गई बच्चों तभी तो टिम्बर हुई, तो वो चीज इमूवेबल के अंदर कवर नहीं है। सी नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। 94, विच एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट डज नॉट एक्सप्रेसली स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर, अच्छा जहां किसी एक्ट के अप्लाई होने के लिए पार्लियामेंट ने कोई डेट अगर नहीं दी है तो वो एक्ट कब से अप्लाई माना जाएगा बच्चों, सबको पता है। पहली लाइन ही आपको ये दी है कि अगर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दे रखी है तो जिस दिन प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला उस दिन एप्लीकेबल मान ली जाएगी। तो ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट बच्चों, 94 का ए करेक्ट है। सेक्शन आपको बता देता हूं 26 ऊपर वाले का सेक्शन नंबर इमूवेबल प्रॉपर्टी का 5, जनरल कॉजेज एक्ट आ गया बच्चों, ध्यान रखिएगा। Where an act or omission constitute an offense under two or more enactment, अच्छा, दो या दो से ज्यादा में अपने को हो रहा है बच्चों वहां पे ऑफेंस, समझिएगा। अच्छा एक मिनट मैंने गलत बता दिया यहाँ पे। ये सेक्शन नंबर 26 तो इसका है भाई, 26 तो इसका जाएगा। ओके ओके ओके, गलत हो गया भाई, यहाँ पे गलत हो गया। सेक्शंस चेक कर लीजिएगा, सेक्शंस में हटा देता हूँ यहाँ से, हट जा भाई हट जा, अरे हट जा। हाँ जी, तो सीधा सीधा सा है बच्चों, अगर ये तो क्वेश्चन कई बार बड़े क्वेश्चंस के अंदर भी आ चुका है बच्चों, ढंग से करने के लिए समझिएगा इस चीज को कि जहां एक ही ऑफेंस आपने किया और दो एनेक्टमेंट के अंदर कवर है तो फिर पनिशमेंट कैसे मिलेगा, दोनों से मिलेगा किसी एक से मिलेगा। तो हम लोग जानते हैं बच्चों आइदर और एनी ऑफ दोस एनेक्टमेंट, किसी एक से ही मिलने वाला है। आप लोग ध्यान रखोगे दो पनिशमेंट एक ही ऑफेंस के लिए कभी भी नहीं मिलते हैं, आप लोग को ध्यान में रखना है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है, ध्यान रखेंगे। चलिए जी बच्चों अगला क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन वाले चैप्टर का है। फॉर्मल लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट और कंफर्म अ राइट और रिकॉर्ड अ फैक्ट, उसको हम बच्चों इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन चेक करिएगा, डायरेक्ट दे रखी है, डी नंबर ऑप्शन जाएगा 96 का करेक्ट। हेडन्स का रूल बच्चों, मिस्चीफ वाला रूल याद आया आपको, हेडन्स यानी मिस्चीफ का रूल, पुराने किसी मिस्चीफ को रोकने के लिए जो लॉ बनाया जाता है। इन अ स्ट्रीट वाला एक एग्जांपल अपन ने लिया था बच्चों इसके अंदर, तो 97 का बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट जाने वाला है। फिर आपको बताना है इनमें से ऑड वन कौन सा है, तो प्रिएम्बल, मार्जिनल नोट, प्रोविसो, ये तीनों के तीनों बच्चों इंटरनल एड का पार्ट है, याद है इंटरनल एड है। एक ही ऐसा है जो इसका पार्ट नहीं है, यूजेस बच्चों, डी नंबर ऑप्शन 98 का एब्सोल्युटली करेक्ट चला गया। पढ़ोगे तो ऐसे ही पता लग जाएगा, बस एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए। Which rule of construction is applicable where there is a real and not merely apparent conflict between the provision of the act? Okay, and one of them has not been subject to the other. क्या बात है भाई, दो बच्चों प्रोविजन देके रखे हैं किसी एक्ट के अंदर और दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया, रियल तो नहीं है लेकिन अपरेंट दिख तो रहा है कि दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। तो जब अलग अलग लॉ कोई बात करे और ऐसा कोई सब्जेक्टिव भी नहीं लिखा हुआ है कि भी दोनों में से किसी एक को अप्लाई करना है, लिखा हुआ है दोनों ही एक साथ अप्लाई करना है, तो ऐसे में इंटरप्रिटेशन का जो लॉ काम में आता है बच्चों वो कहलाता है हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन। हम लोग को अच्छी तरह से पता है, अलग अलग बात को ये कहता है तो हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन लगने वाला है। चलिए 100 नंबर, an internal act that may be added to include something within the section or to exclude something from it is, क्या बात है। डेफिनेशन बच्चों, एक इंटरनल एक्ट जो अपन ने ऊपर भी अभी देखी, मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग, इसलिए किसी सेक्शन के साथ ऐड होता है टू इंक्लूड समथिंग, ताकि उस मेन के साथ कुछ चीजें इंक्लूड है जो विद इन द सेक्शन है। ओके, जो सेक्शन के अंदर ही इंक्लूड करने के लिए या किसी चीज को बाहर रखने के लिए, है ना।
मतलब होती बाहर है लेकिन वो मतलब समझाती है जो उसके अंदर देके रखा हुआ है। तो ये अगर आप डायरेक्टली प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, शेड्यूल और इलस्ट्रेशन की डेफिनेशन जाकर के पढ़ोगे तो एक्सप्लेनेशन का डेफिनेशन सीधा सीधा यही दे रखा है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, बस डेफिनेशंस आपको थोड़ी सी इसके लिए पढ़नी पड़ेगी। चलो जी, तो बच्चों ये एमसीक्यू का सारा पोर्शन मैंने आप लोगों को, जो सिंपल एमसीक्यूज थे हमारे 100 के 100, वो सारे के सारे खत्म हो गए। और अगले लेक्चर में हम लोग बच्चों फटाफट से हमारी बात को शुरू कर देंगे केस सिनेरियोज के ऊपर, और बहुत जबरदस्त वाले केस सिनेरियोज भी बच्चे लोगों यहाँ पे आईसीए ने दे रखे हैं। देखते हैं टोटल कितने केसेस दे रखे हैं, चेक करें कितने, 40 के आसपास या कितने केस सिनेरियोज हैं भाई। 29 तो मुझे यहाँ दिखे, 30 बच्चों, 30 केस सिनेरियोज आपको दे रखे हैं। टोटल 30 केस सिनेरियोज आपको यहाँ पे आईसीए ने दे रखे हैं, और हर एक में करीब करीब 4 क्वेश्चन है बच्चों। तो आप समझ लीजिए बहुत जबरदस्त वाली बात हमारी होने वाली है, बहुत जबरदस्त तैयारी हो जाएगी, और आपका रिवीजन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इन सारी चीजों को कर लेते हैं। तो ये थी हमारी आज की सारी बात बच्चे लोगों। फटाफट से इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा, अपनी लॉ की बुक, नोट जहां से भी पढ़ रहे हो, स्टडी मैट सब साथ में लेके पढ़िएगा, और यही मत समझ के करिएगा कि सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो। आपका पूरा रिवीजन, इन सारे सेक्शंस का रिवीजन, इन सारे प्रोविजन का रिवीजन भी साथ में हो जाएगा, तो एक पद दो का जोर है। ठीक है, तो ये सारी आज की बात थी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत कम कर दे, और शेयर करिएगा सबके साथ में। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होती है आगे के क्वेश्चंस के लिए भी, और हमारी अमेंडमेंट वाली क्लास के लिए भी। बाय बच्चों, टेक केयर, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय, टेक केयर।